एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए अपना बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम कवर करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी। तो आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में हमें बायोलॉजी में टोटल 21 यूनिट दिए हैं, जिसमें से आपको ग्रेजुएशन की 10 यूनिट दी गई है और 11 यूनिट ऐसी है जो आपको NCERT से कवर करनी थी, जिसमें से मैं आपको आपकी ग्रेजुएशन की 6 यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ टोटली। सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज, बोन एंड कार्टिलेज, अप्लाइड जूलॉजी एंड एक्वेटिक बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। उसके अलावा आपकी केमिस्ट्री में एक यूनिट थी मैन मेड मटेरियल, जो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, उसको भी मैंने आपको कम्प्लीटली करा दिया है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और इनकी इंडिविजुअल प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनको आपको जाके देखना है। उसके अलावा हमारी जो NCERT है, उससे हमें बहुत सारी यूनिट कवर करनी थी, जिनको मैंने आपको कवर कराया। जिसमें से कौन कौन सी यूनिट है, फिजिक्स की हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोलॉजी में हमारी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट, व्हाई डू वी फॉल इल, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यूनिट के अभी हमने सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं किए। ये आपकी ग्रेजुएशन की यूनिट है, जिससे हमने कवर किया है मैक्रो इवोल्यूशन, एक्सटेंशन, एंजाइम्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके अलावा ह्यूमन आई, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, सेल टिश्यू, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये आपके NCERT की यूनिट थी, जो मैंने आपको टोटली कंप्लीट करा दिया है। इन सबसे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी भी मैंने आपको एक प्लेलिस्ट कराई है, जिसको मैंने नाम रखा है यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद डाइवर्सिटी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास 11th की डाइवर्सिटी भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे। पहला चैप्टर हमारा जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, ये तीनों चैप्टर हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपकी जो एनिमल डाइवर्सिटी आपको यूनिट दी है, उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल फाइलम पढ़ने के लिए दिए हुए हैं, वो भी कवर होंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास 11th का हमारा चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो बहुत सारे बेसिस होते हैं। हम जब किसी को भी क्लासीफाई करते हैं तो उसके बहुत सारे बेसिस होते हैं। तो एनिमल को हम किस किस बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, उनके अंदर जो सेल्स है वो किस तरीके से अरेंज है, उनकी जो बॉडी की सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ठीक है, उनका जो सीलोम है, उनकी बॉडी के अंदर जो सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है, स्पेस प्रेजेंट है, उनके ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, उसका नेचर कैसा है, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का प्रेजेंट है, और उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। यानी कि जो आपके एनिमल है वो सेलुलर लेवल के हैं, टिश्यू लेवल के हैं, ऑर्गन लेवल के हैं, उनकी बॉडी किस तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है। इन सब बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं अपने एनिमल्स को। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। हमारे सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किसके अंदर देखने को मिलता है, ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेलुलर लेवल प्रेजेंट है, सेल के बेसिस पर वो बने हुए हैं, पूरे सेल से बने हुए हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पॉरीफेरा की बात हो रही है, जिसको हम स्पॉन्जेस भी बुलाते हैं। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या दिखाते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा सिलेंट्रेटा एंड सिटानोफेरा। फिर हमारे जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है वो क्या शो करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जैसे कि हमारे प्लेटेहेल्मिन्थीस और हायर किंगडम। यानी कि प्लेटेहेल्मिन्थीस से लेकर ऊपर हमारे जितने भी किंगडम है वो क्या शो करेंगे, ऑर्गन लेवल शो करेंगे। लेकिन जो हमारे सिलेंट्रेटा और सिटानोफोरा है वो टिश्यू लेवल दिखाते हैं, और जो हमारा सेलुलर लेवल दिखाता है वो कौन है, सिर्फ पॉरीफेरा है। पॉरीफेरा का एक कॉमन नाम भी होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्पॉन्जेस बुलाते हैं। अब उसके बाद है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अब हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहेंगे और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहेंगे। देखो, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है जिनके अंदर 2 ओपनिंग होती है, यानी कि आपको माउथ के लिए एक अलग से स्पेस प्रेजेंट है और एनस जो है आपका अलग से प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल ओपनिंग ही होती है, जो दोनों का काम करती है, यानी कि खाना बॉडी के अंदर जाता भी वहीं से है और बाहर भी वहीं से निकलता है, एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू ये दोनों काम हो रहे होते हैं। उनको हम क्या बुलाते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बुलाते हैं। उसके बाद जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी 2 तरीके का देखने को मिलता है। हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। ठीक है, और पहले मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके अंदर कौन सा है, ओपन टाइप है या फिर क्लोज टाइप है। तो जब है ना, आप अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो और उसके अंदर जो उसके सारे के सारे ऑर्गन है वो पूरे ब्लड में नहाए हुए हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई भी
वहाँ पर आपको वेन्स देखने को नहीं मिल रही, आर्टरीज देखने को नहीं मिल रही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गन्स है, उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो सब खून में नहाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा सिस्टम होता है जहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो है वो ऐसे पूरी बॉडी में फ्लो नहीं कर रहा है। अगर वो फ्लो कर रहा है तो किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, यानी कि आर्टरीज उसकी मदद कर रही है फ्लो करने में, वेन्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज के थ्रू फ्लो कर रहा है। अगर एक पूरा सिस्टम है ब्लड के फ्लो करने के लिए, ठीक है, उसके लिए अलग से कैपिलरीज प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ब्लड पूरी बॉडी में ऐसे ही बह रहा है बिना किसी वेसल्स के थ्रू बह रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, कुछ के अंदर इनकम्प्लीट देखने को मिलता है। हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो टाइप का हो सकता है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। उसके बाद होता है सिमेट्री कैसी होती है। अब आपके एनिमल्स को हम है ना सिमेट्री के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, एसिमेट्रिकल बुलाते हैं। यानी कि आप है ना इनका प्लेन बॉडी के अंदर जब सेंटर से पास होता है उनको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, एसिमेट्रिकल कहलाते हैं, यानी कि कोई सिमेट्री नहीं है उनकी बॉडी के अंदर। तो जितने भी हमारे पॉरीफेरा है, स्पॉन्जेस है, वो क्या शो करते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री शो करते हैं। यानी कि उनकी बॉडी को अगर आप बीच में से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, एक हाफ को वहाँ से आप काटने की कोशिश करोगे, तो आपको कभी भी इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। ऐसा किस में होता है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसके बाद आता है रेडियल सिमेट्री। तो ध्यान से पढ़िएगा कि रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस होता है। आप सब है ना 11th क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी है ना बहुत सारे लोगों को इतने सालों तक क्लियर नहीं होता कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में कट कर सकते हो, यानी कि जैसे आप एक एप्पल को कट करते हो, उसका जो राइट साइड है वो उसके लेफ्ट साइड से एकदम एग्जैक्टली मैच करता है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, बायलैटरल सिमेट्री बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, वो क्या शो करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को हम आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में कट कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री हमारे वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिनके अंदर जब आपने सेंट्रल एक्सिस से उनकी बॉडी को डिवाइड किया, किसी भी प्लेन से अगर आपने उनकी बॉडी को डिवाइड किया, तो वो दो आइडेंटिकल हाफ में ही डिवाइड होते हैं। हमारे जितने भी सिलेंट्रेट है, जितने भी सिटानोफोरा है, जितने भी इकाइनोडर्म्स है, उनकी बॉडी क्या शो करती है, रेडियल सिमेट्री शो करती है। यानी कि अगर उनके सेंटर से जो पास गुजर रहा है, सेंट्रल एक्सिस जो गुजर रही है, उससे आप किसी भी प्लेन में उसको कट करते हो तो आपको इक्वल हाफ ही मिलता है। ये थी हमारी सिमेट्री। अब ये देखिए, ये डिफरेंस होता है हमारे रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या हो रहा है, अगर आप इनको बिल्कुल सेंटर लाइन से क्रॉस कर रहे हो तो ही आपको आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ मिलेंगे, लेकिन रेडियल सिमेट्री में आप किसी भी प्लेन से उनको कट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिकल हाफ मिलेगा, ठीक है। यानी कि मल्टीपल प्लेन से आप इनको कट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे ऑर्गेनिजम्स, कुछ जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है कि एनालिडा डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो बहुत सारे लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में अरेंज है। सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हमारी बॉडी फॉर्म हो रही थी, एम्ब्रियोनिक लेयर में हम जब थे, तो अगर हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स दो लेयर से मिलके बनी हुई है, यानी कि हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से मिलके बनी हुई है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि हमारे सिलेंट्रेट है, ठीक है। और कभी कभी इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ना एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर भी होती है जिसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी पूरी की पूरी बॉडी को बनाने के लिए सिर्फ दो लेयर का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ने ही आपके सारे के सारे ऑर्गन्स को फॉर्म कर दिया है, तो आप कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे, डिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक हम उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जब वो एम्ब्रियो उनका डेवलप हो रहा था ना, तो 3 जर्मिनल लेयर वहां पर प्रेजेंट थी। एक थी एक्टोडर्म, एक थी मीजोडर्म और एक थी एंडोडर्म। यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर है, ठीक है, वो कौन थी, एक्टोडर्म। फिर बीच वाली जो लेयर है वो क्या है, मीजोडर्म। और सबसे अंदर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जहां उनको बनाने के लिए 3 लेयर्स प्रेजेंट थी, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिप्लोब्लास्टिक है ये ऑर्गेनिज्म ही नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जो 2 लेयर से मिलकर बना हुआ है, यानी कि सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ने रोल प्ले किया है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है तीनों लेयर का रोल था इस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे जो प्लेटे हेलमिंथीज 2
कॉर्डेटा, जितने भी फाइलम है वो सब क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और प्लेटे हेलमिंथीज से नीचे जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारा जो पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। आपको जो मेजर याद रखना है वो है सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीलोम, ठीक है। तो जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, मीजोडम ने जिसको लाइन कर रखा होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जिन एनिमल्स के अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है उनको हम सीलोमेट्स कहते हैं, यानी कि हमारा जो एनालिडा है, मॉलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है और कॉर्डेटा है, इन सब के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट बोलते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दिस ऑर्गेनिज्म इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेटिक, एसिलोमेटिक, सीडोसिलोमेटिक, तो आपको इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, मीजोडम ने उसे लाइन कर रखा होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट बोलते हैं। उसके बाद होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर है ना बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर है ना आपको पूरी की पूरी जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडम से लाइन नहीं है, और उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पाउचेस आपको देखने को मिल रहे हैं, स्कैटर्ड पाउचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर, हमारी एक्टोडम और एंडोडम के बीच में, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं, ठीक है। तो सीडोसिलोम का एग्जांपल कौन है, हमारे जो एसके हेलमिंथीज है, उनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, ट्रू मीसोडम लेयर प्रेजेंट नहीं होती। इनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोम बोलते हैं। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे एसिलोमेट्स। तो एसिलोमेट का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, जिनके अंदर ये कैविटी ही प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। तो हमारे जो प्लेटे हेलमिंथीज होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो एनालिडा है, मॉलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, काइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है, उन सब के अंदर सीलोम प्रेजेंट है। हमारे एसके हेलमिंथीज के अंदर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है, और हमारे प्लेटे हेलमिंथीज के अंदर सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि अगर सोचो उसमें टोटल 10 सेगमेंट्स थे, तो आपको शुरू में अगर उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम देखने को मिल रहा है, थोड़े पॉइंट्स के बाद आपको अगर 5 पे था तो फिर से 7 पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिप्रोडक्शन सिस्टम फिर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि कुछ ना कुछ ऑर्गन उनकी बॉडी के अंदर जरूर रिपीट हो रहे होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो जब भी कभी आप अपने अर्थवर्म को देखोगे तो आपको बाहर से देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बॉडी में कितने परफेक्ट सेगमेंट्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पर है ना, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बने हुए हैं, छोटे 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 इतने सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, अर्थवर्म है, ठीक है। तो इस ये जो पैटर्न ये दिखाता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो है इंटरनली और एक्सटर्नली ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और कुछ ना कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो रिपीटेशन दिखाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फाइलम है जो मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे अर्थवर्म्स है वो क्या शो करते हैं, मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड जो है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ से डिराइव होती है, जो हमारी मीसोडर्म लेयर है उससे बनी होती है, ठीक है। और जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम ये बन रही होती है। अब हमारे एनिमल्स को है ना, हमने नोटोकॉर्ड के बेसिस पे दो क्लासेस में मेजरली क्लासिफाई किया है। एक है हमारी कॉर्डेट और एक है हमारे नॉन कॉर्डेट। तो कॉर्डेट के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है। नोटोकॉर्ड में हमारे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं या तो जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर कभी आपको नोटोकॉर्ड देखने को ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा है, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हम इनको किसके अंदर रखते हैं, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखते हैं। और जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। अब मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम अपने डिफरेंट डिफरेंट जो फाइलम है उनको पढ़ना शुरू करेंगे। हमारी एनिमल किंगडम स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला जो फाइलम आपको पढ़ना है उसका नाम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ से जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैंने हाईलाइट भी किया, लेकिन आपको हर एक लाइन पढ़नी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो हमारा जो फाइलम पॉरीफेरा है, सबसे पहला जो एनिमल किंगडम का फाइलम है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बुलाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है, कभी कभी आपसे सिंपली यही पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जेस किस फाइलम को कहते हैं, तो पॉरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, मैरीन हैबिटेट के अंदर मिलेगा, यानी कि आप जब समुद्री
के अंदर जाते हैं, आप समुद्र के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आपको स्पॉन्जेस देखने को मिलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप सिमेट्री की बात करते हो तो हमारे स्पॉन्जेस क्या दिखाते हैं, ए सिमेट्री दिखाते हैं। इनकी बॉडी को आप किसी भी प्लेन से कट करो, कोई सिमेट्री शो नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, ए सिमेट्रिकल बुलाते हैं। और इनकी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है, सिर्फ सेल से बनी हुई है, इसलिए क्या दिखाते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। अब उसके बाद है ना, स्पॉन्जेस से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम किसके अंदर देखने को मिलता है। तो हमारे जो स्पॉन्जेस है उनके अंदर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अब इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, सारा का सारा पानी जो है, इनका नाम स्पॉन्जेस क्यों, क्योंकि बहुत सारे पोर्स, बहुत सारे माइन्यूट होल्स इनकी बॉडी के ऊपर पूरा प्रेजेंट है, इसलिए इनको पॉरीफेरा बुलाया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी के अंदर। तो वाटर जो है वो माइन्यूट पोर्स के थ्रू एंटर करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। उसके बाद है ना, ये सेंट्रल कैविटी में जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और उसके बाद ये बाहर आ जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। यानी कि जब आप पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं तो पहले वाटर एंटर करेगा ऑस्टिया से, फिर वो घूमेगा स्पॉन्जी सील में और वो ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। इसलिए हमारे स्पॉन्जेस क्या शो करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम शो करते हैं। ठीक है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट का मेथड है, पाथवे है, ये इनकी हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है, अब इनकी बॉडी के अंदर जो पानी जा रहा है उसके अंदर कभी कभी फूड पार्टिकल्स भी जा रहे होंगे, तो फूड पकड़ने में, फूड गैदरिंग करने में इनकी हेल्प करता है। अब ये बॉडी के अंदर पानी गया तो गैशियस एक्सचेंज इनका इसी के थ्रू हो जाता है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है इनका, जो खाना इन्होंने खाया और जो बच गया डाइजेस्टेड होने के बाद, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, वो भी इसी केनाल सिस्टम की वजह से बाहर आ जाता है। तो ये तीनों के तीनों काम, ये गैशियस एक्सचेंज कर पाते हैं, ये फूड को गैदर कर पाते हैं, और उनकी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने का काम ये किससे हो जाता है, इसी तरीके से हो जाता है। इनका जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वही इनकी मदद कर देता है। उसके बाद आपको पॉरीफेरा के अंदर है ना, एक सेल देखने को मिलेगा जिसको हम कॉलर सेल्स बोलते हैं, जो क्या करता है, इनकी स्पॉन्जस सील को लाइन करता है, इनकी बॉडी के अंदर जो कैनाल्स प्रेजेंट है उसको लाइन करता है, यानी कि उसको कवर्ड करके रखता है। ठीक है, इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्युलर है। ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो स्केलेटन से बनी होती है, स्पाइक्यूल्स बोलते हैं उनको हम, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पॉरीफेरा के अंदर जो है वो सेक्स से सेपरेट नहीं होते, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर है ना, एक ही इंडिविजुअल के अंदर एग्स भी बनते हैं और उसी के अंदर स्पर्म्स भी बनते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, हर्मोफ्रोडाइट बुलाते हैं। आपको ये वर्ड याद रखना है, हर्मोफ्रोडाइट, क्योंकि वो आपको ऐसे अलग से नहीं लिख के देते कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। वो आपसे पूछ लेते हैं दैट फाइलम पॉरीफेरा इज हर्मोफ्रोडाइट। अब आप सोचते रहोगे हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर है ना, मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एग भी वही बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, स्पर्म भी वही बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारे स्पॉन्जेस प्रेजेंट थे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के मेथड से, यानी कि वो पार्ट्स में टूट जाएंगे और उससे पूरा का पूरा स्पॉन्ज बन जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है गैमीट्स के थ्रू। मैंने बताया ना, इनके अंदर एग्स और स्पर्म्स भी बनते हैं, उनका जब आपस में फ्यूजन हो जाएगा तो उसके थ्रू भी इनके अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो एग और स्पर्म है उनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है। इनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनकी जो लार्वल स्टेज है वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखती है। लार्वल स्टेज में जैसे दिख रहे होते हैं ना अडल्ट, बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहली बात, आपको पॉरीफेरा से क्या क्या याद रखना है, पॉरीफेरा को ही हम स्पॉन्जेस बुलाते हैं। पॉरीफेरा जो होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, आपको ये बात याद रखनी है कि इनके अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या मदद करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से है ना आपको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि बाथ स्पंज किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो बाथ स्पंज जो है वो यू स्पॉन्जिया का दूसरा नाम क्या है, बाथ स्पंज है। आप नहाने के लिए जो स्पंज यूज कर रहे होते हैं ना, तो नेचुरल स्पंज जो है वो किससे बनते हैं, पॉरीफेरा से बनते हैं। ठीक है, फिर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये DPSB में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्पॉन्जिला किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्पॉन्जिला जो है वो पॉरीफेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं स्पॉन्जिला को, यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, और साइकॉन को हम स्काइफा बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन DPSB में आ चुके हैं। साइकॉन पूछा था एक बार स्पॉन्जिला पूछा था। मैंने आपको डाइवर्सिटी चैप्टर के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे तो मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन मेंशन भी किए थे। तो ये थे वो क्वेश्चन जो हमारे पॉरीफेरा किंगडम से बन सकते हैं। तो आपको एकदम याद रखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन है, 3 ही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जो अभी तक एग्जाम में 2 पूछे भी जा चुके हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। आप 4 बार बोलोगे ना, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये थी हमारी पहली फाइलम जिसको हम बोलते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, अब ये देखो हमारा साइकॉन ऐसा दिखता है, यू स्पॉन्जिया ऐसा दिखता है और स्पॉन्जिला ऐसा दिखता है। अब देखो आप इसको अगर किसी भी सिमेट्री से कट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कट कर पाओगे ना, कैसी अजीब अजीब सी बॉडी इनकी दिख रही है। उसके अलावा
आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे किस फाइलम के मेंबर है, पोरीफेरा फैमिली के मेंबर है, इनको हम स्पॉन्जिस भी बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फाइलम एनिमल किंगडम का, जिसका नाम है सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं निडारिया, ठीक है। ये हमारे पानी में रहते हैं मोस्टली। आपको ये भी कहाँ देखने को मिलेंगे, मेरीन वाटर के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये है ना, ये सेसाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी कर सकते हैं। इनके अंदर आपको एसिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारे सीलेंट्रेटा मेंबर्स है, हमारा जो सीलेंट्रेटा फाइलम है वो क्या शो करता है, रेडियल सिमेट्री को शो करता है। उसके बाद यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ भी चुका है, वो है नीडोप्लास्ट और सिडेनोसाइट्स। तो ये नीडोसाइट्स और नीडोप्लास्ट क्या है, इनके अंदर है ना एक आपको स्टिंगिंग कैप्सूल देखने को मिलता है, निमेटोसिस्ट देखने को मिलता है, जो इनके टेंटिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके 3 मेजर फंक्शन है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नीडोब्लास्ट किस फाइलम के अंदर देखने को मिलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि निडारिया के अंदर देखने को मिलता है। फिर कभी कभी है ना इसके डिफरेंट फंक्शन दिए जाते हैं कि नीडोब्लास्ट के ये फंक्शन है या नहीं है। तो पहला फंक्शन है इसका एंकरेज का, यानी कि एक जगह पे ये आराम से अपनी पकड़ बना के वहां पर उसकी मदद से पकड़ के रह सकता है, तो ये एंकरेज में मदद करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, डिफेंस में, यानी कि कोई भी जब इसको अटैक करने के लिए आता है ना, तो ये अपने नीडोब्लास्ट सेल का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये है इनका डिफेंस। दूसरा है, अगर इनका कोई भी प्रे घूम रहा है, ठीक है, किसी का भी इनको शिकार करना है, उसको पकड़ने के लिए ये अपने चाबुक को भेजते हैं, नीडोब्लास्ट सेल को भेजते हैं और अपने प्रे को कैच कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे निडेरियंस है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाते, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। उसके बाद ये हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनको बनाने के लिए 2 लेयर का इस्तेमाल हुआ है। कौन सी वो 2 लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर आपको सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी देखने को मिलती है, यानी कि इनके अंदर है ना सिंगल ओपनिंग ही है, यानी कि इनके अंदर कैसा डाइजेशन देखने को मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, दोनों टाइप का डाइजेशन ये शो कर सकता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि एक सिंगल ओपनिंग ही इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हमारे जो सीलेंट्रेटा है, इनकी बॉडी को अगर आप देखोगे ना, तो 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स ये शो करते हैं, एक है पॉलिप्स और दूसरे है मेड्यूसा। तो जो पॉलिप्स होते हैं ना वो सेसाइल होते हैं, ठीक है, और सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो हाइड्रा है, एडमीसिया है। उसके अलावा जो मेड्यूसा वाली बॉडी फॉर्म है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग होती है, जैसे कि ऑरेलिया है और जेलीफिश है। तो यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो आता है नीडोब्लास्ट सेल के ऊपर, ठीक है। दूसरा आता है कि इनके अंदर कौन से बेसिक बॉडी टाइप आपको देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे सीलेंट्रेटा और निडेरिया 2 बेसिक टाइप की बॉडी आपको देखने को मिल सकती है, एक है पॉलिप और दूसरी है मेड्यूसा, ठीक है। अब ये क्या दिखाते हैं, ये निडारिया है ना, दोनों के दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि इनकी बॉडी पहले पॉलिप हो सकती है, बाद में मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकती है, फिर से पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिल सकता है। पॉलिप्स जो है वो मेड्यूसा को प्रोड्यूस कर सकते हैं एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है वो पॉलिप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं सेक्सुअली, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनके अंदर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो बहुत ही फेवरेट मेंबर है वो है कोरल्स। तो जब भी आप समुद्र के अंदर देख रहे होते हैं तो आपको इतने सुंदर सुंदर कलर के क्या नजर आ रहे होते हैं, कोरल्स नजर आ रहे होते हैं, जिनको देख के आपको लगता है कि एक्वेटिक ये प्लांट्स है, पर एक्चुअली ये एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, एक्वेटिक एनिमल्स है। जब मैंने आपको एक्वेटिक बायोलॉजी यूनिट कराई थी, वहाँ भी मैंने आपको कोरल्स के बारे में पढ़ाया था। कोरल्स के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है कि ये निडारिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा, जो इनका पूरा का पूरा स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यानी कि बहुत सारे कोरल्स जो है ना वो आपस में अटैच रहते हैं, किसकी मदद से अटैच रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उनके अटैचमेंट में हेल्प करता है, उनकी बॉडी को एक साथ अटैच करके रखने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो इसके अंदर आते हैं कोरल्स, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, सी एनेमोन, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। देखो, इसका कोरल वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखना, इसका हाइड्रा वाला एग्जाम्पल याद रखना, इसका जेलीफिश वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है। अब देखो, अब अगर आप इस लास्ट वाले फिगर को देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक अलग से फ्लैजिला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक्चुअली फ्लैजिला नहीं है, नीडोब्लास्ट सेल है। ये नीडोब्लास्ट सेल क्या करती है, इनकी अटैचमेंट में हेल्प करती है, इनकी डिफेंस में हेल्प करती है, और अपने दुश्मन को पकड़ने में भी इनकी मदद करती है। तो नीडोब्लास्ट सेल से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इनकी जो 2 बेसिक टाइप की बॉडी है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, उससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कोरल्स किस फैमिली से मेंबर है, तो वो इस फैमिली के मेंबर है। उसके अलावा कोरल्स का जो
बॉडी है वो किससे बना होता है, उनका स्केलेटल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना था। ये वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन है जो इस फाइलम से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा फाइलम एनिमल किंगडम का, जो है सिटानोफोरा। ठीक है, सिटानोफोरा का ही है, सिटानोफोरा का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम सी वॉलनट या फिर कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। अब इनको हम सी वॉलनट क्यों कह रहे हैं, अगर आप सिटानोफोरा फैमिली के मेंबर्स को देखोगे ना तो देखने में बाहर से ये वॉलनट जैसी शेप रखते हैं, यानी कि अखरोट जैसे दिखते हैं, इसलिए इनका नाम हमने क्या रखा है, सी वॉलनट्स रखा है। एक्सक्लूसिवली मरीन है, यानी कि फ्रेश वाटर में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, हमेशा कहाँ मिलते हैं, मेरीन वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी हमारे रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 लेयर से बने होते हैं। इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेलुलर लेवल के सिर्फ कौन थे, हमारे पॉरीफेरा थे। उसके बाद जो हमारे सीलेंट्रेटा है वहाँ भी टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, सिटानोफोरा के अंदर भी टिश्यू लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इनकी बॉडी पे है ना एक्सटर्नल रोज होती हैं, यानी कि 8 अलग अलग एक्सटर्नल रोज आपको दिखाई देगी जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम प्लेट बोलते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो यही बनता है कि कॉम प्लेट किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो फाइलम सिटानोफोरा के अंदर कॉम प्लेट प्रेजेंट होती है। और इसका रोल क्या होता है, तो ये इनके है ना मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये कॉम प्लेट इनकी हेल्प करती है। तो आपको याद रखना है कि सिटानोफोरा फैमिली के पास क्या प्रेजेंट होती है, कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती है। अब हमारा जो सिटानोफोरा है इसके अंदर जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। उसके अलावा जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलुमिनेसेंस। तो हमारा इकलौता ऐसा फाइलम जिसके ज़्यादातर मेंबर्स, सिटानोफोरा के ज़्यादातर मेंबर्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आपके जुगनू वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि लाइट को एमिट करते हैं। देखो अगर आप देखोगे ना, निडारिया फैमिली के भी कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या शो करते हैं, बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, लेकिन सिटानोफोरा के अंदर है ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बायोलुमिनेंस कौन सा फाइलम शो करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिटानोफोरा जो है वो बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। सेक्सेस इनके अंदर अलग नहीं होते, यानी कि ये भी हर्मोफ्रोडाइट है, एक ही बॉडी के अंदर इनके दोनों के दोनों जो गैमीट्स है वो एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, यानी कि ये अपने मेल एंड फीमेल गैमेट को पानी में बाहर रिलीज कर देते हैं, वहां पर वो दोनों आपस में फ्यूज कर रहे होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है। तो सिटानोफोरा से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली बात है कॉम प्लेट कौन किसके पास प्रेजेंट होती है और क्या उसका फंक्शन होता है, तो सिटानोफोरा के पास प्रेजेंट होती है। बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, सिटानोफोरा दिखाता है। इसके जो 2 मेंबर है उनका नाम आपको याद रखना है। सिटानोप्लेना तो बहुत आसान है याद रखना, लेकिन प्लूरोब्रैचिया का नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो यही वाला एग्जाम में पूछता है और ये उन्होंने एक बार पूछा भी है। तो आपको याद रखना है कि प्लूरोब्रैचिया जो है हमारा वो सिटानोफोरा फैमिली का मेंबर है। 2 ही आपको याद रखना है, सिटानोप्लाना तो आप याद रख लोगे सिटानोफोरा से बिलोंग करता है। कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है, बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ठीक है, ये थी हमारा थर्ड फाइलम। ठीक है, ये है हमारा प्लूरोब्रैचिया। देखो ऐसा दिखता है, देखो लग रहा है ना अखरोट जैसा दिख रहा है ना बाहर से। ठीक है, बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी कौन सा फाइलम शो करता है। देखो उसके अलावा है ना, अगर आप सिटानोफोरा के अलावा दूसरे फाइलम की बात करोगे ना, तो हमारा सीलेंट्रेटा के भी कुछ मेंबर हमारा बायोलुमिनेंस शो करते हैं और मोलस्का फैमिली के भी कुछ मेंबर्स हमारे बायोलुमिनेंस शो करते हैं, लेकिन सबसे मेजरली जो हमारी बुक में मेंशन्ड है वो कौन है, सिटानोफोरा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम प्लेटेहेल्मिंथीज। तो प्लेटेहेल्मिंथीज के अंदर कौन आते हैं, हमारे फ्लैटवर्म्स आते हैं। क्योंकि इनका नाम फ्लैटवर्म्स क्यों है, अगर आप इनको देखोगे ना तो इनकी बॉडी एकदम फ्लैट लगती है, देखने में बाहर से कैसे दिखते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है, फ्लैटवर्म्स रखा हुआ है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि फ्लैटवर्म्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो प्लेटेहेल्मिंथीज फैमिली के मेंबर्स को हम क्या बुलाते हैं, फ्लैटवर्म्स बुलाते हैं। अब जो हमारे फ्लैटवर्म्स है, यहाँ से आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए हैं अब ये ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एसिलोमेट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर क्या आ गया, अब टिश्यू लेवल नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गई है। प्लेटेहेल्मिंथीज से शुरू होती है हमारी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनको हम फ्लैटवर्म बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, बट ये एसिलोमेटिक है।
ठीक है। ये है ना मोस्टली एंडोपैरासाइट की तरह रहते हैं। एंडोपैरासाइट की तरह रहने का मतलब होता है किसी बॉडी के अंदर, किसी दूसरे की बॉडी के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर ये रह रहे होते हैं और दूसरे को है ना ये मोस्टली पैरासिटिक नेचर शो करते हैं। पैरासिटिक नेचर का मतलब होता है होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड रहेंगे और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पैथोजन है ये, ठीक है, यानी कि उनको बहुत सारी बीमारियां दे रहे होते हैं। स्पेशली हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बींग्स के अंदर ये रह रहे होते हैं। इनके अंदर है ना, अब देखो पैरासिटिक जो फॉर्म है उसे मेरी बॉडी के अंदर सर्वाइव करना है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर सर्वाइव करना है, तो कुछ तो उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए ना। तो इसकी बॉडी के पास है ना हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको दूसरे की बॉडी में अटैच करने में हेल्प करते हैं, मेरा ब्लड, मेरा न्यूट्रिशन सक करने में इनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये जो हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, इनकी किस में हेल्प करते हैं, किसी की बॉडी में अच्छे से अटैच करके वहां से पूरे न्यूट्रिएंट्स चूस जाने में ये इनकी मदद करते हैं। एंडो पैरासाइट है, और आपको पता है एंडो पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। एक्टो का मतलब होता है बॉडी के सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, जैसे कि जो जुएं होती है वो सर के ऊपर रह रही होती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक्टो पैरासाइट है। जो पेट में होने वाले कीड़े हैं वो कहाँ रह रहे होते हैं, पेट के अंदर रह रहे हैं, बॉडी के अंदर रह रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट बोलते हैं। अब यहाँ पर भी क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट है, सेक्सेस इनके अलग नहीं है, एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, हर्मोफ्रोडाइट बोलेंगे। लेकिन इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल देखने को मिलता है और इनकी जो डेवलपमेंट होती है बहुत सारी लार्वल स्टेज से होकर गुजरती है। अब इनकी बॉडी के अंदर है ना कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं, जो इनकी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स किसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का रोल प्ले करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लेटे हेलमिंथीस के अंदर हमारी फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, अब देखो ये समुद्र में रह रहे हैं, ये किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे ना इनको ऑस्मोटिक बैलेंस अपना मेंटेन करना है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में इनकी जो हेल्प करेंगी वो कौन हेल्प करेंगी, फ्लेम सेल्स हेल्प करेंगी। इनकी बॉडी में जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको बाहर निकालने के लिए इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनकी हेल्प करेंगे, जिसका नाम क्या है, फ्लेम सेल्स है, ठीक है। इनके जो कुछ मेंबर्स हैं जिनमें से एक मेंबर है प्लेनेरिया, इसके अंदर बहुत ही हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब ये होता है अगर आपने प्लेनेरिया को 3 डिफरेंट पीसेज में कट कर दिया, आपने उसकी गर्दन काट दी, पूंछ काट दी, बीच का पार्ट काट दिया, फिर भी वो अपनी पूरी बॉडी को दोबारा से फॉर्म कर लेगा। तीनों पार्ट से 3 अलग प्लेनेरिया हमें मिल जाते हैं, तो हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाते हैं इसके कुछ मेंबर्स, उनमें से एक है प्लेनेरिया। उसके अलावा जो टेपवर्म होता है जिसका नाम टीनिया सोलियम होता है, जो हमारे पेट में हो जाता है, लिवर फ्लूक जो आपके लिवर में रह रहा होता है, फेस्कोइला बोलते हैं, ये क्या है, क्योंकि ये पैरासाइट का फॉर्म है, पैथोजेंस है, हमें बीमारियां देते हैं, ठीक है। तो इनके 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, टीनिया सोलियम, टेपवर्म कहते हैं जिसको हम, फेस्कोइला जिसको हम लिवर फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, हुक्स एंड सकर्स इनके पास प्रेजेंट है जो इनकी किसी की बॉडी में रहने में मदद कर रहे होते हैं। तो ये देखो हमारा टेपवर्म दिख रहा है ना एकदम फ्लैट, तो इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लैट वर्म है, लिवर फ्लूक ये रहा, ठीक है। पैथोजेनिक है, ये बीमारियां दे रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फाइलम जिसका नाम है एस्के हेलमिंथीस। अब ये फ्लैट नहीं दिखते, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्के हेलमिंथीस जो होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है क्रॉस सेक्शन में अगर आप इनको देखोगे तो ये सर्कुलर दिखते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है, राउंड वर्म्स रखा गया है, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और प्लांट और एनिमल के अंदर पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये है ना बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट शो करते हैं। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, जमीन पे भी मिल सकते हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर पैरासिट की तरह भी रह रहे होते हैं। राउंड वर्म जो होते हैं इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि अगर आप इनको हाफ में कट करोगे ना, ठीक है, तो इनका लेफ्ट हाफ राइट हाफ जो होगा वो एकदम आइडेंटिकल होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर अब है ना, अभी तक क्या थे हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जिससे पहले हमने प्लेटे हेलमिंथीस पढ़ा, वो क्या था, एसिलोमेट था, उसके अंदर सीलोम प्रेजेंट ही नहीं था, बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं थी। यहाँ पर है ना प्रेजेंट है लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि सीडोसिलोमेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो हमारे जो राउंड वर्म्स है उनके अंदर सीडोसिलोम प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो इनकी कंप्लीट होती है, और किससे बनी होती है, वेल डेवलप्ड इनका मस्कुलर फैरिंग्स भी होता है, एलिमेंट्री कैनाल इनकी टोटली कंप्लीट है। उसके बाद है ना इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इनकी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। अभी जब हम बात कर रहे थे प्लेटे हेलमिंथीस की, तो प्लेटे हेलमिंथीस के अंदर कौन प्रेजेंट थे, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले करने के लिए। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट है। उसके बाद इनके अंदर है ना सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल और फीमेल जो है ना 2 अलग अलग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मेल्स अलग दिखते हैं, फीमेल्स अलग दिखती हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, फीमेल इनके यहाँ पर
मेल से लंबी होती है हाइट में। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? राउंड वॉर्म्स के अंदर अगर मैंने आपको 2 राउंड वॉर्म दे दिए, आप ये कैसे बताओगे कि इनमें से कौन सा फीमेल है, कौन से मेल है? तो जो मोस्टली लॉन्गर होती है वो फीमेल होती है, और जो शॉर्टर वन होते हैं वो कौन होते हैं? मेल्स होते हैं। ये हर्मोफ्रोडाइट नहीं है, इनके अंदर सेक्सेस जो है वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होगी, डेवलपमेंट जो है वो इनकी डायरेक्ट होगी, ठीक है। यानी कि इनके जो यंग वंस है ना, वो इनके अडल्ट से एकदम रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, दोनों टाइप का यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा एस्कैरिस, जिसको हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। उसके बाद होता है ब्यूचेरिया, और उसके बाद होता है हुकवॉर्म। अब ये जो तीनों के तीनों है ना, ये आपको बीमारियां देते हैं। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ये तीनों बीमारियां, ठीक है। तो आप मेरे को बताएंगे कि एस्कैरिस की वजह से क्या बीमारी होती है, ब्यूचेरिया की वजह से कौन सी बीमारी होती है, और एनसाइक्लोस्टोमा की वजह से, हुकवॉर्म की वजह से कौन सी बीमारी होती है? कमेंट्स में आप मेरे को लिख के बताएंगे। ये देखो, हमारे राउंड वॉर्म्स में जो छोटे वाले होंगे वो क्या होंगे? मेल होंगे। जो लंबे वाली होगी वो क्या होगी? फीमेल होगी। बाकी के फाइलम हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।